नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है शिवा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा सॉइल साइंस का जो एमसीक्यू सीरीज है, तो इसका आज हम लोग 6वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं। मैं आप लोगों को पढ़ाना शुरू करूं उससे पहले बता देता हूं कि मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा कोर्स लॉन्च कर रखा है। कोर्स का नाम है अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स। इस कोर्स के अंदर यहाँ पर दिए गए जो सभी सब्जेक्ट्स हैं, ये सभी सब्जेक्ट बिल्कुल विधिवत तरीके से बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको अच्छे तरीके से पढ़ाए जाएंगे। और इसके अलावा बेटा यहाँ पर आप लोगों को जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा उसका आपको पीडीएफ नोट्स भी दिया जाएगा। और ये जो पीडीएफ नोट्स होगा आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मिलेगा। तो अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मात्र 1000 रुपये का पेमेंट कर सकते हो और इसको परचेज कर सकते हो। इसके अलावा अगर कोर्स से रिलेटेड अधिक जानकारी लेना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9792771793। इस व्हाट्सएप नंबर से आप ये सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हो कि कोर्स में कैसे हमको एनरोल होना है, पेमेंट करने के बाद हमको कैसे लेक्चर मिलेगा, कैसे हमको पीडीएफ मिलेगा, किस तरीके से नोट्स मिलेगा। ये तमाम जानकारी आपको इस व्हाट्सएप नंबर से दे दी जाएगी। तो अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हो तो ज़रूर परचेज़ कर लो और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक विधिवत तरीके से कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर बेटा बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द प्राइमरी प्लांट न्यूट्रिएंट व्हिच वन इज एक्सप्लिसिटली रिकॉग्नाइज्ड फॉर प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल इन द सिंथेसिस ऑफ द प्लांट हार्मोन ऑक्सिन। कह रहा है कि प्राथमिक पौधे के पोषक तत्वों में से किसे पादप हार्मोन ऑक्सिन के विश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए स्पष्ट रूप से मान्यता प्राप्त है। सीधे सीधे पूछ रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा न्यूट्रेंट है जो कि ऑक्सिन बनाने के लिए, ऑक्सिन के सिंथेसिस के लिए महत्वपूर्ण होता है। मात्र यही चीज आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है पोटेशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और कैल्शियम। अब एक एक करके बेटा समझ लेना। ये जो नाइट्रोजन होता है ना, सबसे पहली बात तो ये क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल को बनाने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इसके अलावा पत्तियों को हरा रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है इसका। इसके अलावा प्रोटीन की जो सिंथेसिस होती है, तो प्रोटीन के सिंथेसिस भी बहुत अच्छे तरीके से करवाता है। जैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, बीच में बताया भी था कि जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, ये CHO या तीनों एनर्जी के लिए यूज किए जाते हैं। बाकी जो नाइट्रोजन होता है इसको प्रोटीन के सिंथेसिस में यूज कर लिया जाता है। तो इस तरीके से तमाम चीज़ें हमारा नाइट्रोजन करता है पौधों के अंदर। इन तमाम चीज़ों के साथ साथ नाइट्रोजन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ करता है। और उस बहुत महत्वपूर्ण चीज़ का क्या नाम है? उस बहुत महत्वपूर्ण चीज़ का नाम है कि ये ऑक्सीन का सिंथेसिस करता है। और ऑक्सीन का जो सिंथेसिस होता है ये पौधे के टर्मिनल भाग पर होता है। पौधे के टर्मिनल भाग का सीधा मतलब ये है कि पौधे का जो सबसे ऊपरी वाला भाग होता है, ये वाला भाग, ये जो सबसे कि यहाँ पर ये बिल्कुल टर्मिनल पोर्शन होता है, ये वाले पोर्शन, यहाँ पर आपको ऑक्सीन का सेक्रेशन देखने को मिलता है। और इसी वजह से क्या होता है, इसी वजह से बेटा इसमें जब हम पौधे ग्रो करते हैं और ऑक्सीन बनता है तो इसी की वजह से पौधे की हाइट बढ़ती है। तो पौधे की हाइट को बढ़ाने के लिए ऑक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है। आप लोगों को पता होगा कि जब अपने खेत में, जैसे धान का खेत है, अगर हमने उसमें ज़्यादा डाल दिया नाइट्रोजन, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया भी था कि जब हम नाइट्रोजन ज़्यादा डाल देते हैं तो धान के क्रॉप की लॉजिंग होने लगती है। क्यों लॉजिंग होने लगती है? मतलब वो गिरने लगता है। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इस वजह से होता है बेटा, क्योंकि जब हमने नाइट्रोजन ढेर सारा डाला तो ढेर सारा नाइट्रोजन डालने से ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हुआ, ऑक्सीन हार्मोन का। और इसकी वजह से पौधे की हाइट ज़्यादा बढ़ गई। और जब पौधे की हाइट ज़्यादा बढ़ गई बोले तो अधिक वेजिटेटिव ग्रोथ ले लिया और उस कंडीशन में गिरने की संभावना बढ़ जाती है। समझ गए? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बेटा यहाँ पर लिखा है फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस को याद रख लेना, ये जो फॉस्फोरस होता है ये डिजीज रेजिस्टेंस के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। इससे क्या होता है, ये इंक्रीज करता है, क्या करता है ये? इंक्रीज डिजीज, इंक्रीज डिजीज रेजिस्टेंस। ये डिजीज रेजिस्टेंस इंक्रीज करने का काम करता है। इसके अलावा बेटा जो नाइट्रोजन होता है ये डिजीज रेजिस्टेंस को घटाने का काम करता है। ये डिजीज के प्रति काफ़ी ससेप्टेबल हो जाता है। अगर एक रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा हमने नाइट्रोजन डाल दिया तो ये बहुत हद तक संभव है कि हमारी जो फसल है उसके अंदर किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई बीमारी जरूर लग जाती है। समझ गए? इसके अलावा जो पौधा होता है
पौधे में जो सीड का ग्रेन की जो क्वालिटी होती है या अगर फ्रूट का प्रोडक्शन हो रहा है तो उसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए जो पोटेशियम होता है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। समझ गए? आपको इतनी जानकारी मिल गई? तो पहले का जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सिम्टम एंड डिजीज एसोसिएटेड विथ नाइट्रोजन डिफिशियंसी इन क्रॉप, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज नॉट ट्रू। हमको बताना है इसमें से गलत कौन सा है। फसलों में नाइट्रोजन की कमी से जुड़े लक्षणों और बीमारियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, हमको इसको बताना है। सीधा सीधा पूछ रहा है कि अगर नाइट्रोजन की कमी हो रही है क्रॉप के अंदर तो क्या क्या सिम्टम, क्या क्या डिजीज हमको देखने को मिलते हैं। यही चीज़ यहाँ पर पूछा जा रहा है। एक एक करके बेटा समझते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि द लोअर लीफ बिकम येलो। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो नाइट्रोजन होता है ये काफ़ी ज़्यादा मोबाइल होता है। तो मोबाइल होगा, जैसा ही नया पौधा, नई पत्तियाँ बनेंगी वैसे ही जो पुरानी पत्तियों के पास नाइट्रोजन था वो तुरंत भाग के ऊपर चला जाता है, ऊपर वाली पत्तियों पर। इसी वजह से क्या होता है कि जो नीचे वाली जो पत्तियाँ होती हैं वो सबसे पहले पीली होनी शुरू कर देती हैं, धीरे धीरे वो लाइट ग्रीन होती हैं। ये बात बिल्कुल सही है, इसमें किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा बेटा अगला है, इट काजेज ए डिस्टिंक्ट वी शेप क्लोरोसिस ऑन ओल्डर लीफ और येलोइंग एट द टिप। कह रहा है कि यह पुरानी पत्तियों पर एक विशिष्ट वी आकार का क्लोरोसिस या फिर सिरे पर पीलापन का कारण बनता है। ये भी बहुत सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप देखोगे, मान लेते हैं इस तरह से पत्तियां बनी हुई हैं, तो इस तरीके से जब पत्तियां होती हैं बेटा, जब नाइट्रोजन की कमी होती है तो क्या होता है कि इस तरीके से जो चीज़ बनी हुई है इसके अंदर ऐसे एक स्ट्रक्चर बन जाता है वी आकार का, और ये जो ये पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट धीरे धीरे क्या हो जाता है, पीला होने लगता है। तो ये वी आकार में ये पीला होता है, समझ गए? वी आकार में ये पीला होता है और ये ओल्डर लीफ में देखने को मिलता है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, इसमें भी किसी तरीके को कोई मतलब कोई गलती नहीं है, समझ गए? इसके अलावा इट इंक्रीजेज डिजीज रेजिस्टेंस बट रिस्ट्रिक्ट ग्रेन फॉर्मेशन। ये बात जो कह रहा है ये बात गलत कह रहा है। क्यों? क्योंकि ये बात तो बेटा फॉस्फोरस के लिए होती है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। तो जो फॉस्फोरस होता है, ये फॉस्फोरस क्या काम करता है? फॉस्फोरस एक तो डिजीज रेजिस्टेंस डेवलप करने का काम करता है और ग्रेन फॉर्मेशन को रोक देने का काम करता है। अगर आपसे पूछा जाए नाइट्रोजन जब हम डाल देते हैं तो नाइट्रोजन अगर आवश्यकता से अधिक हमने डाल दिया तो वो डिजीज रेजिस्टेंस को घटाने का काम करता है। हमारे पौधे के अंदर बीमारियां लगने की संभावना जल्दी हो जाती है, जल्दी बीमारियां लग जाती हैं। समझ गए यहाँ तक बात? इसके अलावा अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है। इट इज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बटनिंग डिजीज इन कैलीफ्लावर। कह रहा है कि यह फूल गोभी में बटनिंग रोग के लिए जिम्मेदार होता है। ये चीज़ जो कह रहा है ये चीज़ बिल्कुल सही कह रहा है। तो हमको केवल गलत खोजना था। हमारा ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो गलत हो जाएगा और बाकी सब सही हो जाएगा। तो हमको यहाँ पर खोजना क्या था कि कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब इसमें बेटा यहाँ पर बटनिंग लिखा है, बटनिंग का मतलब समझते हो? अमूमन क्या होता है जब कैलीफ्लावर में किसी भी तरीके के न्यूट्रिएंट की कमी नहीं होती है तो वो बड़े बड़े से उसके कर्ड होते हैं। लेकिन जब नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो नाइट्रोजन की कमी होने की वजह से जो कर्ड बहुत बड़े बड़े होने थे वो कर्ड काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे से बटन के आकार के हो जाते हैं। जैसे कोट में जो बटन लगा रहता है थोड़ा सा बड़ा वाला बटन, उस तरीके से वो हो जाता है, मतलब छोटे छोटे फूल निकलते हैं, तो उसी को बटनिंग बोला जाता है। समझ में? अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड देयर डोमिनेंट फॉर्म ऑफ अपटेक बाय प्लांट रूट इज इनकरेक्टली मैच। कह रहा है कि सूक्ष्म पोषक तत्वों के और पौधों की जड़ों द्वारा उनके ग्रहण के प्रमुख रूप का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत तरीके से सुमेलित है। पूछ रहा है कि यहाँ पर जो भी न्यूट्रिएंट दिए गए हैं आपको ध्यान से देखना है और ध्यान से देख के बेटा यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि इन तमाम तरीके के जो फॉर्म हैं उसमें एब्जॉर्ब नहीं होता। मैंने आपको बताया था ना कि पौधा तब तक एब्जॉर्ब नहीं करता न्यूट्रिएंट को जब तक वो अवेलेबल फॉर्म में, आयोनाइज फॉर्म में नहीं आ जाते हैं। तो अगर आपने कल वाले लेक्चर को मेरे ध्यान से आपने सुना होगा तो मैंने इस क्वेश्चन का जवाब वहाँ पर दिया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है ये तीनों गैसेज और लिक्विड फॉर्म में प्राप्त कर लिए जाते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ना, इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस से
ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, ये गैसियस फॉर्म में यहाँ से हम पौधे को क्या मिल जाता है, कार्बन मिल जाता है। और इसके अलावा क्या मिल जाता है, कार्बन के अलावा इसके अंदर हमको ऑक्सीजन भी मिल जाता है। इसके अलावा जो जल होता है, जल से बेटा याद रखना कि जल से क्या मिल जाता है, जल से बेटा हाइड्रोजन मिल जाता है। और हाइड्रोजन के साथ साथ क्या मिल जाता है, हाइड्रोजन के साथ साथ बेटा ऑक्सीजन भी जल के द्वारा मिल जाता है। समझ गए। इसके अलावा बाकी और जितने भी न्यूट्रेंट होते हैं, इन सभी न्यूट्रेंट के अंदर खासियत क्या होती है, ये सभी आयोनाइज फॉर्म में मिलते हैं, केवल एक को छोड़कर। जो बोरान होता है, बोरान हमारे पौधों के अंदर बोरिक एसिड के फॉर्म में मिलता है। किस फॉर्म में मिलता है ये बेटा, इसको याद रखना। ये जो हमें मिलता है, ये बोरिक एसिड के फॉर्म में मिलता है। तो केवल यही एक चीज़ जो थी, बोरिक बोरिक एसिड, यही चीज़ गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बोरान को प्लस में बोल रहा है। ऐसा नहीं होता है, वो बोरिक एसिड के फॉर्म में हमारे पौधों को मिलता है। यानी कि मोलिब्डेनम जो है, ये इसके क्या बोल रहा है, MO मोलिब्डेनम O4 माइनस माइनस फॉर्म में जाता है, Cl माइनस फॉर्म में जाता है, और Zn ये प्लस प्लस फॉर्म में जाता है। बाकी सब सही था, गलत केवल कौन था, गलत यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत था। यानी कि सी पे टिक लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या, आगे बढ़ें। अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन लेवल एज असर्शन एंड अनदर लेवल एज रीजन। एक असर्शन दिया गया है और एक रीजन दिया गया है। कह रहा है कि मोस्ट प्लांट रिफर्स टू एब्जॉर्ब माइक्रो न्यूट्रिएंट लाइक आयरन एंड मैग्नीज इन देयर हाईली ऑक्सीडाइज्ड स्टेट सच एज आयरन एंड मैग्नीज। ये बोल रहा है यानी कि आयरन का जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होता है और जो मैग्नीज का ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होता है, बोले तो Fe+++ और इसके अलावा Mn जो होता है प्लस प्लस प्लस, इस फॉर्म में बोल रहा है ज़्यादातर पौधे एब्जॉर्ब करते हैं। ये बात जो कही जा रही है बेटा, वो गलत कही जा रही है, क्योंकि अधिकतर जो पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन को, सॉरी, जो न्यूट्रेंट होते हैं, अगर वो आयनित फॉर्म में जा रहे हैं तो अधिकतर जो होते हैं वो किस फॉर्म में जाते हैं, अधिकतर जो होते हैं वो रिड्यूस्ड फॉर्म में जाते हैं, ना कि ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में। तो अगर बेटा यहाँ पर, जहाँ पर ये ऑक्सीडाइज्ड लिखा है, अगर यहाँ पर ये रिड्यूस्ड लिखा होता तो बात सही हो जाती। और रिड्यूस्ड के साथ साथ क्या लिखा होता, Fe++ और जो मैग्नीज है ये प्लस प्लस, अगर इस तरीके से लिखा होता तो सही होता। ट्रिपल प्लस नहीं होना चाहिए, ये रिड्यूस्ड फॉर्म में अब्जॉर्ब होता है, ना कि ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में। समझ गए यहाँ तक बात। तो ये तो हो गया गलत। इसके अलावा क्या कह रहा है, इसके अलावा कह रहा है कि सॉयल pH स्ट्रांगली डिक्टेट फॉस्फोरस अवेलेबिलिटी विथ द H2PO4 माइनस, ऐसे लिखा जाएगा, H2PO4 माइनस फॉर्म डोमिनेटिंग इन एसिडिक सॉइल। ये बात जो कही जा रही है बेटा, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो सॉयल pH होता है ये फॉस्फोरस के एबिलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। अगर हमारी सॉयल एसिडिक है तो फॉस्फोरस बढ़िया मात्रा में मिल जाएगा, अगर वही अल्कलाइन सॉइल हुए तो नहीं मिल पाएगा। समझ गए, इस चीज़ को आपको कायदे से याद रखना है। यानी कि जो रीजन है ये बिल्कुल सही है, असर्शन हो जाएगा गलत। असर्शन फॉल्स एंड रीजन ट्रू, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड सॉइल टेस्ट रेटिंग चार्ट फॉर अवेलेबल न्यूट्रिएंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच रिगार्डिंग अ हाई रेटिंग थ्रेशोल्ड। कह रहा है कि उपलब्ध पोषक तत्वों के लिए मानक मृदा रेटिंग चार्ट के अनुसार उच्च रेटिंग सीमा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित है। इसको आपको बता देता हूँ। इसमें सीधे सीधे बेटा बोल रहा है कि हमारे पास जो भी न्यूट्रिएंट या जो भी चीज़ें पौधे के अंदर उपलब्ध होती हैं, और सॉरी मिट्टी के अंदर उपलब्ध होती हैं, वो कौन कौन सी कितनी कितनी मात्रा में उपलब्ध होती हैं। यहाँ पर केवल उसी चीज़ें के बारे में बात करा जा रहा है, तो लो, हाई और मीडियम होता है। मैं आपको बेटा यहाँ पर एक चीज़ दिखा देता हूँ। जो ऑर्गेनिक कार्बन होता है ना, ऑर्गेनिक कार्बन अगर 0.4 से लेकर कितना, 0.4 से लेकर 0.75% तक है तो इसको मीडियम बोलेंगे। और अगर 0.4 से नीचे चला गया, अगर इधर चला गया तो लो हो गया, और 0.75% से ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ये किसकी बात कर रहा है, ये ऑर्गेनिक कार्बन की बात कर रहा है। बाकी मैंने ऑर्गेनिक सॉइल में बात करा था कि अगर कोई ऑर्गेनिक सॉइल है तो उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर कितना होना चाहिए, तो कम से कम उसके अंदर 20% ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए था।
वहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर था। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा ऑलसेन फॉस्फेट है, ऑलसेन फॉस्फोरस है। तो ऑलसेन जो फॉस्फोरस है उसको याद रखना कि अगर वो 12.5 से लेके 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर के रेंज में है तो नॉर्मल कंडीशन है, ये मीडियम में होता है। मीडियम 12.5 से 25 तक मीडियम होता है। अगर 12.5 से नीचे गया तो लो हो जाएगा, और 25 से अगर ऊपर जाएगा तो हाई हो जाएगा। इसके अलावा बेटा यहाँ पर लिखा है क्षारीय KMnO4। तो जो क्षारीय KMnO4 होता है, इसके लिए याद रखना कि जो क्षारीय KMnO4 होता है, अगर 281 से लेके 560 किलोग्राम पर हेक्टेयर है, कितना? 281 से लेके 560 किलोग्राम पर हेक्टेयर है, तो ये नॉर्मल होता है। अगर 281 से कम हो गया तो लो हो जाएगा, और 560 से अगर ऊपर हो गया तो हाई हो जाता है। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा बेटा है अमोनियम एसीटेट पोटेशियम। अमोनियम एसीटेट पोटेशियम जो होता है, इसका जो मीडियम रेंज होता है 135 से लेके 335 तक होता है। कितना होता है? 135 से लेके 335 किलोग्राम पर हेक्टेयर होता है। ये आपको मैंने यहाँ पर रेंज बता दी। अब यहाँ पर बेटा हाई बोल रहा है, यानी कि 0.75 से ज़्यादा होना चाहिए, 25 से ज़्यादा होना चाहिए, 560 से ज़्यादा होना चाहिए, और 335 से ज़्यादा होना चाहिए, तब हाई होगा। अब इस कंडीशन में हमको करेक्ट खोजना था कि करेक्ट कौन सा है। तो इसमें मोर देन 0.4 लिखा है। 0.4 तो होगा नहीं, 75 से ज़्यादा होना चाहिए, 0.75% से ज़्यादा। तो ये बात तो हो गई गलत, समझ गए? इसके अलावा क्या है? इसके अलावा ऑल्सन फॉस्फोरस, इसमें 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 25 से ज़्यादा होना चाहिए। तो मोर देन 25 यहाँ पर लिखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए बेटा? तो इस चीज़ को आपको कायदे से याद कर लेना है। यहाँ पर मैंने जो रेंज लिखी है, ये सभी वो चीज़ें होती हैं जो हमारी मिट्टी के अंदर पाई जाती हैं। अगर मिट्टी के अंदर इतनी मात्रा में ये है तो हम बोलेंगे कि मीडियम रेंज में है। अगर ये इधर वाली रेंज है, अगर इससे अगर कम हो जाएगा तो बोल देंगे लो है, और अगर इससे हो जाएगा तो क्या कह देंगे? तब हम बोल देंगे कि हाई है। समझ गए यहाँ तक? किसी को कोई कन्फ्यूज़न? आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है। Beside root nodules, blue-green algae, Anabenna azolie also perform nitrogen fixation through a unique biological mechanism. Where is the specific BGA functionally located? बड़ा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि जड़ की गांठों के अलावा नीला हरा शैवाल एनाबेना अजोले भी एक अद्वितीय जैविक तंत्र के माध्यम से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो बात है, ये तो पूरा एक स्टेटमेंट है, इससे हमें कोई विशेष मतलब नहीं है। कई बार एग्जाम में केवल ऐसे दिया जाता है टाइम बर्बाद करने के लिए, या फिर कई बार ऐसे भी पूछा जाता है कि डिटेल अंडरस्टैंडिंग हमको क्वेश्चन के बारे में हो पाए। तो ये बात तो हमने देख लिया। इसके अलावा क्या कह रहा है? यह विशिष्ट ब्लू ग्रीन एलगी कार्यात्मक रूप से कहाँ पर स्थित होता है? सीधे सीधे पूछ रहा है कि जो ब्लू ग्रीन एलगी होता है, ये कार्यात्मक रूप से कहाँ पर स्थित होता है? जैसे हम धान की जब खेती करते हैं तो धान की खेती में एनाबेना एजोले और इसके अलावा ब्लू ग्रीन एलगी का हम इस्तेमाल करते हैं। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, जिससे कि हमको धान के खेत में ज़्यादा नाइट्रोजन नहीं डालना पड़ता है, और ऑर्गेनिक तौर पर नेचुरली हमको तमाम तरीके से नाइट्रोजन मिल जाता है। तो इससे हमको अलग से नाइट्रोजन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर आपसे यही चीज़ पूछी जा रही है। अब आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? कह रहा है इनसाइड द कैविटी ऑफ लीव्स ऑन द फ्लोटिंग वाटर फर्न एजोला पिन्नाटा। बिल्कुल सही है। जो एजोला पिन्नाटा वाला जो फर्न होता है, ये जो तैरता रहता है, इसी की पत्तियों के बीच में जो कैविटी होती है, उसी के अंदर एनाबेना अजोली पाया जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी पाया जाता है। बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो हमको आगे पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, यही हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर हमको क्या दिया गया है? यहाँ पर हमको कुछ क्लासिफिकेशंस दिए गए हैं, और यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर उनके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, एक एक करके मैच करते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है? सबसे पहले कह रहा है कि फ्री लिविंग एरोबिक। फ्री लिविंग एरोबिक यानी कि ऐसा इस तरीके से यहाँ पर देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑर्गेनिज्म दिए गए हैं। तो ये फ्री लिविंग एरोबिक जो होता है, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने वाला ऐसा कौन सा होता है? तो याद रखना कि इस तरीके का जो करैक्टर होता है वो एजेटोबैक्टर के अंदर पाया जाता है। एजेटोबैक्टर क्या होता है? ये हवा की अनुपस्थिति में भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। इसके अलावा क्या है? फ्री लिविंग एनारोबिक।
जो फ्री लिविंग एनारोबिक होता है इसमें याद कर लेना है, जो क्लोस्ट्रिडियम होता है ना, ये कैसा होता है, क्लोस्ट्रिडियम जो होता है ये फ्री लिविंग एनारोबिक होता है, यानी कि ये पौधे के ऊपर आश्रित नहीं रहता है, ये फ्री तरीके से खेत में पड़ा रहता है और ये एनारोबिक कंडीशन में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। इसके अलावा क्या है, एसोसिएट सिम्बायोटिक। एसोसिएट जो सिम्बायोटिक होता है इसको याद रखना कि एसोसिएट सिम्बायोटिक में जो जो स्पाइरलम होता है ये पाया जाता है। इसके अलावा सिम्बायोटिक नोडुल फॉर्मेशन आपको किसके अंदर देखने को मिलता है, ये आपको राइजोबियम के अंदर देखने को मिलता है। तो ए किस पे जा रहा है बेटा, ए जा रहा है फोर्थ पर, तो ए फोर्थ पर यहाँ जा रहा है और ए फोर्थ पर यहाँ जा रहा है, यानी सी भी गलत हो गया और ए भी गलत हो गया। बी किस पे जा रहा है, बी फर्स्ट पे जा रहा है, तो बी यहाँ पर फर्स्ट में जा रहा है। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक, किसी को कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लिविंग्स लॉ ऑफ मिनिमम इन एग्रोनॉमी। कह रहा है कि लिविंग्स का जो लॉ ऑफ मिनिमम है एग्रोनॉमी में इसका मतलब क्या है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इनकरेक्ट। जो लॉ ऑफ मिनिमम है उससे संबंधित यहाँ पर हमको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमको पढ़ना और पढ़ के बताना है कि आखिर इन तीनों में से गलत कौन कौन सा है। एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है कि इट वाज ओरिजिनली प्रपोज बाय द साइंटिस्ट जस्टिस जॉन लीवेग इन ईयर 1840। ये बात जो कही जा रही है बिल्कुल सही है। जो लॉ ऑफ मिनिमम था उसको जेबी लीवेग ने दिया था और 1840 में दिया था। इसमें किसी तरीके की कोई संभावना मतलब संशय नहीं है। इसके अलावा इन स्टेट दैट प्लांट ग्रोथ इज डायरेक्टेड बाय द टोटल अबेंडेंस ऑफ ऑल अवेलेबल न्यूट्रिएंट कंबाइंड। ये बात बिल्कुल गलत है। लॉ ऑफ मिनिमम हमको ये चीज़ नहीं बताता है कि टोटल हमारे पास से कितना न्यूट्रिएंट है, उस पर हमारा प्रोडक्शन डिपेंड नहीं करता है। अभी तो डिपेंड करता है कि सबसे कम मात्रा में कौन सा न्यूट्रिएंट उपलब्ध है। यानी कि इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, ये जो होता है ये लिमिटेड बाई क्या होता है, लिमिटेड बाई द सिंगल प्लांट, limited by the single plant nutrient that is present in the smallest quantity। यानी कि जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं, जो 17 के 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं, उसमें से जो सबसे कम न्यूट्रिएंट होगा, जिसकी मात्रा मिट्टी में सबसे ज़्यादा कम होगी, उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारी फसल का प्रोडक्शन कितना होता है। तो ये बात तो यहाँ पर हो जाएगी गलत। इसके अलावा क्या है, द कोर प्रिंसिपल ऑफ दिस लॉ हैज़ बीन रीस्टेटेड एंड विजुलाइज एज ए बैरल कॉन्सेप्ट। इस प्रिंसिपल को, लॉ ऑफ मिनिमम को कई बार बैरल कॉन्सेप्ट की तरह विजुलाइज किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। इसको बैरल कॉन्सेप्ट क्या होता है मैंने आपको डिटेल में पढ़ा रखा है, अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स में भी पढ़ाया है। और इसके अलावा जो एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर निमरा सुंडा जी वाली बुक है, उसमें भी मैंने इस चीज़ को कायदे से पढ़ाया है, तो वहाँ से आप एक बार देख लेना। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ गए। तो इसमें पहला सही था और तीसरा सही था। हमको खोजना क्या था, हमको यहाँ पर गलत खोजना था, गलत केवल दूसरा था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक बात। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इन सीवियरली वाटर लॉक्ड एनारोबिक सॉइल अप्लाइड सल्फेट अंडरगोज रैपिड ऑक्सीडेशन टू फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। अगर आप बेटा समझो, अगर जल भराव की स्थिति होगी तो ऑक्सीडेशन होगा? नहीं होगा। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ता है। अब जब जल भराव की स्थिति होती है, तो मैंने आपको कल भी बताया था और परसों भी बताया था कि जल भराव की स्थिति में हमारी मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन नहीं पाया जाता। हमारी मिट्टी में ऑक्सीजन नहीं पाया जाएगा या तो बहुत कम मात्रा में पाया जाएगा। तो अगर ऑक्सीजन ही नहीं पाया जाएगा तो ऑक्सीडेशन होगा कैसे? तो ये पहला बात जो असर्शन बोल रहा है ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। समझ गए। इसके अलावा क्या है, व्हेन एलिमेंटल सल्फर इज अप्लाइड टू एग्रीकल्चरल सॉइल इट इज कन्वर्टेड इनटू प्लांट अवेलेबल सल्फेट प्राइमरली बाय द एक्शन ऑफ थायोबैसिलस स्पीशीज। ये बात जो कही जा रहा है बिल्कुल सही कहा जा रहा है, क्योंकि बेटा जब हम अपने खेत में सल्फर डालते हैं
तो जो सल्फर होता है, ये थायोबैसिलस जो होता है, एक तरीके का बैक्टीरिया होता है, इसी के द्वारा उसको एलिमेंट फॉर्म से अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे फिर वो हमारे पौधों को प्राप्त होता है। समझ गए? तो ये बात तो सही हो गई, यानी कि असर्शन गलत हो गया और रीजन हो गया ट्रू। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक बात? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। When soil inoculants like Azotobacter or Azospirillum blue-green algae culture are applied directly in a field, what is the standard preparation method outlined for broadcasting before planting? जब मिट्टी में इनोकुलेंट्स और इसके अलावा इनोकुलेंट्स जैसे कि एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम, ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे को सीधे खेत में मिलाया जाता है, तो रोपाई से पहले प्रसारण के लिए उल्लिखित मात्रा क्या है? सीधे सीधे यहाँ पर पूछ रहा है कि अगर हमको एजोस्पाइरम या ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर इसके अलावा एजोटोबैक्टर अगर खेत में डालना है, तो हमको उसकी कितनी मात्रा डालनी होती है? यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें क्या कह रहा है? मिक्सिंग 3 पैकेट ऑफ कल्चर टाइडली विथ 300 ग्राम ऑफ जेगरी। ये बात तो बेटा उसके लिए है, किसके लिए? ये बात तो राइजोबियम के लिए होता है। यहाँ पर राइजोबियम के लिए तो पूछा ही नहीं जा रहा है, तो ये बात तो हो गई इस परिपेक्ष में गलत। राइजोबियम के लिए होता तो सही था, लेकिन यहाँ पर एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइरलम के लिए पूछा जा रहा है, इसीलिए ये बात हो जाएगी गलत। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा है डायरेक्ट डस्टिंग ऑफ द प्योर कल्चर पाउडर ओवर द स्टैंडिंग क्रॉप। ये भी बिल्कुल गलत है। स्टैंडिंग क्रॉप में अगर हम डस्टिंग करेंगे एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइरलम की, तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि एजोस्पाइरलम जो है और एजोटोबैक्टर जो है, ये मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले बैक्टीरियाज होते हैं, फ्री लिविंग बैक्टीरियाज होते हैं। इनको पत्ती में डालने से क्या मतलब है? पत्ती में डालेंगे, धूप लगेगी, सूख जाएंगे, मर जाएंगे, खत्म हो जाएगा काम। तो बी भी गलत हो गया। फिर आता है सी, मिक्सिंग 2 किलोग्राम पर हेक्टेयर ऑफ कैरियर बेस्ड कल्चर यूनिफॉर्मली विथ 25 किलोग्राम FIM। बिल्कुल सही बात है। इसमें जब बेटा यहाँ पर जो बात किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि एजोटोबैक्टर होता है या एजोस्पाइरलम है या फिर ब्लू ग्रीन जो एल्गी होता है, ये हमको बिल्कुल 100% एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं मिलता है कि हाँ चलो ये ठीक है, ये एजोटोबैक्टर लेके जाओ और इसको अपने खेत में यूज कर लो। हमको मिलता फिर कैसे है? हमको ये ऐसे मिलता है कि ये किसी एक चीज़ के साथ कल्चर करके रखा होता है, उसी कल्चर को लाके हम यूज करते हैं। तो उसमें कह रहा है जिस कल्चर में ये रखा रहता है उसको हम कैरियर बेस कल्चर कहते हैं। तो 2 किलोग्राम उस कैरियर बेस कल्चर को ले लेंगे और इसके बाद 25 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद ले लेंगे FYM, फार्म यार्ड मैन्योर, और इन दोनों को अच्छे तरीके से मिलाएंगे। और मिलाने के बाद जो हमारी 1 हेक्टेयर ज़मीन है, उस 1 हेक्टेयर ज़मीन में बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको हम ब्रॉडकास्टिंग करके मिट्टी में कायदे से मिला देते हैं। उसके बाद जिस फसल की बुआई करनी है, उस फसल की हम आगे चलकर बुआई करते हैं। समझ गए? तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी था, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई होगी। हमारे जो 10 क्वेश्चन थे खत्म हुए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके जो सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इसके अलावा अगर आप हमारा अल्टीमेट एग्रीकल्चर का कोर्स परचेज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिया गया जो वीडियो है, इस वीडियो को देख के आप प्रॉपर जानकारी प्राप्त कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो दिया गया है, वहाँ से आप वीडियो को देखकर अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स से रिलेटेड जो भी आपको जानकारी प्राप्त करनी है, वो सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हो और अपनी पढ़ाई को एक विधिवत तरीके से कर सकते हो और अपनी पढ़ाई को, पूरा एग्रीकल्चर को एक स्टेप आगे लेके जा सकते हो। तो अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो ज़रूर पढ़िए। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना सुनिश्चित कीजिए। आपके जो सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।